नमस्कार, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का पेपर 21 मई को है और हमने क्लास की श्रृंखला स्टार्ट की हुई है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खासकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का क्योंकि यार इसका सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है तो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने के बारे में हमने ये श्रृंखला स्टार्ट की हुई है। इससे पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे जिसमें हमने लगभग 7-8 क्लास किया हुआ है। उसमें मैंने तो हिस्ट्री वगैरह कवर किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस में एक और चैप्टर जिसका नाम है आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसमें हम मेन पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम कम है, सिलेबस कवर कराना है और इसमें से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से हमने इससे पहली वाले क्लास में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कर लिया था। तो चलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ पॉइंट आपको याद करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो पहले तो ये भाग 4 में है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से, ये चीज़ याद रखना है। भाग 4 36 से 51 तक कहाँ से लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये हो गई आपका इम्पोर्टेंट। एक चीज़ बात आती है, थोड़ा-सा आपको कल वाला रिवाइज़ करा दूँ इसके साथ में इससे कंपेयर करके। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है? मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको पता है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है? भाग 3 के बाद भाग 4 आता है, जो होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 तक होता है, ठीक है? कहाँ से लिया गया आपका आयरलैंड के संविधान से, ये समझ में आ गया। आगे हम बात करने वाले हैं, आपको पता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार होता है, अगर हमारे कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है, जैसे सरकार हम पर किसी प्रकार का दबाव डालती है जो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ हो या फिर कोई ऐसा कानून बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, तो हम क्या करते हैं कि न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन जो हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, हम उसमें न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, ये वाद योग्य नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो लाइन मैंने अभी तक बताई है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के तहत आप पेपर दे रहे हो और वीडियो लेखपाल के लिए चैप्टर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रामीण वगैरह के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में किसके बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। होता नहीं है कि गाँव में पंचायत होती है, 3 स्तर होते हैं, ठीक है? इसमें तीसरे स्तर पे आपका पंचायत स्तर होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्राम पंचायत होता है इसका गठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 43 में क्या होता है आपका कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 क्या होता है आपको पहली बात क्या होगा पंचायती व्यवस्था पर बढ़िया तरीके से बल देता है और पंचायती व्यवस्था के जो जनक माने जाते हैं आपका बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश आती है बलवंत राय मेहता 1956 में। ये आगे एक चैप्टर आपका स्थानीय शासन, उसमें हम चर्चा करेंगे आगे थोड़ा-सा क्योंकि स्थानीय शासन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पी.के. तुंगन समिति सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इसमें हम बता दें कि अनुच्छेद 40 में आपका बताया गया है पंचायत व्यवस्था, तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग के बारे में चर्चा की गई है। अब ये तो हो गया आपका इतने चीज़, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपका, वो होता है आपका आर्टिकल 44। इसमें बोला आपका समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा की गई है। कौन सा आपका आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। और भी क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स में कुछ लिख कर आया हुआ हूँ, क्योंकि आपकी कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, हमने 44 बता दिया है, हम थोड़ा 45 के बारे में बात करते हैं। इसमें 45 में बोला गया है कि राज्य सभी बालक के लिए 6 वर्ष की आयु तक जो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। मतलब इसमें ये होता है कि बालक जब तक 6 वर्ष की आयु पूरा नहीं कर लेता, उसकी प्रारंभिक देखभाल करने की ज़िम्मेदारी, शिक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? वो आपका सरकार गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है? जब तक बालक 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता। किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 45 में बात की गई है। ये चीज़ भी आपको माइंड करना है, ठीक है? और थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं आपका 48 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात किया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को क्या करना है, बचा के रखना है। पर्यावरण संरक्षण ये होता है कि पर्यावरण का जो लकड़ियों का दोहन हो रहा है, वन को काटा जा रहा है और जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं, इन सब से क्या करना है हमको अपने पर्यावरण को बचाना है। आर्टिकल 48
48 में इसको बताया गया है। और आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल होता है अनुच्छेद 51। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, ठीक है? अनुच्छेद 51 बोलता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में चर्चा करता है। तो इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो आपको बता दूँ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 45 के बारे में, जिनमें हमने ये बताया था कि जो बच्चा 6 वर्ष तक की आयु जब तक पूरा नहीं कर लेता, राज्य उसका भरण-पोषण, शिक्षा का ध्यान रखेगा। तो इसमें एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है अनुच्छेद 45 में, कि इसमें ये बताया गया था 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा परिवर्तन एवं जोड़े गए निर्देशक मतलब 2002 में कुछ संशोधन हुए थे, 86 संशोधन अधिनियम जो शिक्षा से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए, उस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें ये बताया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा का प्रयास करेगा, और इसमें ये भी बताया गया है कि 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। इसमें सीधे तौर पे ये बताया गया है कि जो बच्चा 14 वर्ष तक की आयु पूरा नहीं कर लेता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की क्या किया गया है, इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। और हमने आपको मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 का ए मतलब 21 का बताया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे दो। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लेना। हालाँकि अभी भी ध्यान दे दो आप। आर्टिकल 21 का ए या 21 का ए या फिर 21 का उसमें भी बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा किसके तहत जोड़ा गया था? 86 संशोधन अधिनियम 2002 में। यह चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, जो मतलब आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था इस चैप्टर से। हालाँकि लेखपाल में इससे बाहर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है? हालाँकि इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं इसमें, जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और टीजीटी, पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है? हमने जो बताया था आपको, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, भाग 4 में है, न्यायवाद नहीं है। ये 3 चीज़ बहुत पूछता है, अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आर्टिकल 40 ध्यान ले लेना, पंचायत से संबंधित है, आर्टिकल 48 पर्यावरण, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, पॉइंट। बाकी तो मैंने आपको जो कवर कराया है उसके बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए, खासकर लेखपाल के पेपर में। आगे चर्चा करेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में। हम 11 जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उसके बारे में बिल्कुल मतलब चर्चा नहीं करेंगे कौन-कौन से हैं। इनका जो बेसिक चीज़ है जो पेपर में आते हैं हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि भारत के मौलिक संविधान में मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। जैसे हमको अधिकार दिया गया है तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है ना कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, तो वही तो हमारा कर्तव्य होगा। तो ये भाग 4 में ही है, मतलब इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ही साथ में जोड़ दिया गया था 51 के के तहत। याद रहेगा? भाग 4 में ही इसका वर्णन है। तो होता ये है कि इसको बाद में जोड़ा गया था। मूल संविधान का पार्ट तो इसमें ज़्यादा नहीं था, ये बाद में ये आया था कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 कब भैया? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब तो इसमें आ गया हमको समझ में कि मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। किसी ने सिफारिश भी की होगी ना, जैसे पंचायत को बलवंत राव मेहता समिति ने लाया था, इसको भी तो लाने वाले कोई होंगे जिन्होंने सिफारिश किया होगा। तो सिफारिश करने वाले थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दे दो भाई। ये क्वेश्चन आते हैं कि जिस समय मौलिक कर्तव्य की स्थापना की गई थी उस समिति की सिफारिश किसने की थी? बता देना, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। और जब उस समय जब हमारा मौलिक कर्तव्य रखा गया था ना, कितने थे आपका? 10 थे। मूल संविधान में जब इसको जोड़ा गया था तो 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे। उसके बाद क्या होता है कि वर्तमान में 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो 11वां वाला कौन-सा जोड़ा गया है? 11 में आपका 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो 86 नंबर का संशोधन होता है, 2002 में इसको क्या किया गया है आपका? जोड़ा गया है। ये तो इम्पोर्टेंट था पॉइंट। थोड़ा-सा स्वर्ण सिंह समिति के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि पेपर में स्वर्ण सिंह समिति इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं। ये नहीं पूछता कि क क्या नाम है, किस संशोधन में क्या हुआ था, पूछता है किस समिति की सिफारिश पर। तो देखिए, स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता
आदि के संबंध में सुझाव देने के लिए किया गया था। जब हमारे आपातकाल स्थिति लागू होती है तो लोगों से बोला जाता है आपका भी कर्तव्य है, आप भी कुछ देश के लिए कीजिए, आप भी कुछ देश के लिए स्टैंड लीजिए, उनको ये बातें बताई गई थी। तो लोगों ने भी उस समय इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, ठीक है? तो होता ये है कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था, ठीक है ना? स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ दो, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में 10 को जोड़ा गया था। फिर 86 संशोधन अधिनियम 2002 में 1 और लेकर आया गया था। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना? और इसमें क्या हो सकता है? हाँ, एक चीज़ याद करना वर्मा समिति, तो वर्मा समिति की रिपोर्ट 1999 में आती है। वर्मा समिति की रिपोर्ट कब आती है? 1999 में आती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1955 में, ये भी याद रखना, ये मैं सीधा-सीधा लाइन उठा रहा हूँ जो पेपर में आ सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1955 में आता है, ठीक है ना? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। ये देखो आपका अधिनियम में भी आ गया ये और आपका उसमें भी आ गया। जो वन्य जीव वाला आपमें चैप्टर है ना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पर्यावरण वाले में भी देखने को मिल सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। तो आज तो हमने फिलहाल यही पढ़ा है, कल हम बात करेंगे थोड़ा-सा राष्ट्रपति के बारे में। तो कल हमारा अगला चैप्टर राष्ट्रपति होगा। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कुछ बताना है हमारे क्वेश्चन के आंसर कि जो राष्ट्रपति की जो पद होता है उसको किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति के निर्वाचन किस अनुच्छेद में और 61वां जो अनुच्छेद 61 है, वो किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 61 किसके बारे में बात करता है और 61वें नंबर का संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है? संशोधन अलग है, आर्टिकल अलग है। तो आर्टिकल 61 किसके बारे में बात करता है और जो 61वां संशोधन अधिनियम था किसके बारे में बात करता है? ये भी आपको बताना है। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।